एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल से पढ़ लिया और बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज होता है। मैंने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आप लोग को समझाया हुआ है। अब उसी क्वांटाइजेशन को लेते हुए हम बोहर के एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई फॉर हाइड्रोजन एटम। और एक बात आप लोगों ने फिर से याद रखनी है, बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखो, यहाँ पर हम रेडियाई को कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन का, जो है क्वांटाइज यानी इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस से। अब वही जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है, पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर है, वो डिस्टेंस कितना है, आज मैं आप लोग को इसको कैलकुलेट करके समझाने वाला हूँ। देखो, बोहर मॉडल का जो एक पास्चुलेट है वो ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं, और वो जो है ना वो एरिया जो है ना, यानी ये एनर्जी लेवल और ये क्वांटाइज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिनिट एनर्जी होती है। रदरफोर्ड तो यही कह रहे हैं कि इस तरह घूमते हुए इधर आकर लग जाते हैं, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा और ये न्यूक्लियस के ऊपर आके नहीं लगेगा। अब देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो सर्कुलर पाथ है इसके अंदर घूमता रहता है और न्यूक्लियस के ऊपर नहीं लगता है। यहाँ ये न्यूक्लियस है किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर है जिसको हम बोलते हैं आर, और न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये न्यूक्लियस की विसिनिटी से बाहर नहीं जाते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दरमियान में डिस्टेंस है। जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दरमियान में डिस्टेंस हो, इसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉ व्हिच इज नोन एज कूलम लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance among these charges। देखो, मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको ये कोलम्बिक फोर्स है जिसको मैं ई से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट चार्ज। यहाँ प्रोटॉन का जो चार्ज है इसको मैं जेड ई से लिख लेता हूँ, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिर्फ ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जेड का मतलब ये होता है प्रोटॉन नंबर विच विल बी इक्वल टू 1। फर्क नहीं है जेड को आप लोग लिखो या ना लिखो, लेकिन वहां बुक के अंदर फिर लिखा हुआ है तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको जेड ई से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आर स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, और वो जो कांस्टेंट है वो परमिटिविटी कांस्टेंट, और जो बराबर है जेड ई स्क्वायर, यानी बेस सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होती है, जब बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगा। मैं जेड ई स्क्वायर लिख लेता हूँ, साथ में आर स्क्वायर। अब क्या जो है ना, परमिटिविटी कांस्टेंट विच विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साइलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो ये है 8.85 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -12 और कूलम पर जूल पर मीटर। मैं आगे लिखूंगा इसको। अब के की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। जब मैं के की जगह इसकी वैल्यू लिखूंगा तो इट विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब यहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इक्वेशन आ गई, लेकिन दूसरी बात ये है, ये इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर घूम रहे सर्कल के अंदर, और यहां से नीचे नहीं आते और ना ही बाहर जाते हैं। जब कभी भी कोई चीज सर्कल के अंदर मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट को एक चीज प्रोवाइड करती है, या उस फोर्स के साथ जो मूवमेंट करती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी बॉडी को कंपेल करे सर्कल के अंदर मूवमेंट में। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से सर? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रॉन शेल से ना बाहर जाएगा और ना ही आकर यहाँ इस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन करेगा।
तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर नीचे आते और ना ऊपर जाते हैं, ये सर्कल के अंदर मूवमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ और इसका कोई स्पेसिफिक मास होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप लोगों ने यहाँ ऊपर देख लिया, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर मास, वेलोसिटी और रेडियस। हमने इक्वेशन कैलकुलेट करना है रेडियाई के लिए, यानी ये कितने फासले के ऊपर है। तो यहाँ इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा रेडियाई के लिए, तो आर विल कैंसिल विद आर, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा तो इसको मैं फिर मजीद आगे ऐसे लेके जा सकता हूं, तो इट विल बिकम इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर आर के साथ गया, सिर्फ आर बच गया, और यहां से कौन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई कुछ नहीं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको रीअरेंज करूंगा, आर इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एम बी आकर इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैथ्स का रूल है, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। जिसको कैलकुलेट करना है उसको एक साइड पर छोड़ दो, उसको एक साइड पर छोड़ दो, या ऐसे भी कर सकते हो 1/r, और ये साथ में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, लेकिन फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं आर को सिंपल यहां इधर लेके आता हूं और इसको इधर लेके आता हूं, और आर को मैं ऐसा लिख लेता हूं, और ये आर इधर है, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ पर यहाँ एम और वी स्क्वायर। अब आर आप लोग इधर से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आप लोग तब कैलकुलेट करोगे जब आप लोग को यहाँ ये सारी इन चीजों की वैल्यू का पता हो। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जेड की वैल्यू का पता है, चार्ज है 1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85, मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10 टू पावर -28। और ये वेलोसिटी का आप लोग को नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन इस पहले शेल के अंदर जब घूम रहा है ये कौन सी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोहर का तीसरा पाचुलेट, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्वांटाइज विच विल बी इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। आप लोग को ये कह रहे हैं ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे हमने ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो मैं वेलोसिटी के लिए इसको रीअरेंज करता हूँ, एन एच डिवाइड बाई एम आर और साथ में 2 पाई। अब ऐसा करो, ये जो वेलोसिटी की क्या कहते हैं, ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, putting value of v from this equation into this equation, so this equation will become like that। तो आप लोगों का r जो है ना, r will be equal to z e square divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v की जगह उसकी वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू है सर, वैल्यू ये है कि यहाँ पर n h डिवाइड बाय 2 पाई और साथ में m और r, और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इसका जब आप लोग स्क्वायर लोगे तो मजीद इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगा, r विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और साथ में n स्क्वायर, ये स्क्वायर है, h स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो जो चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर लो, ये 4 के साथ गया, ये पाई स्क्वायर के साथ गया, ये मास
इस मास के साथ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो वैल्यू बच गए उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो, आर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, आर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई तो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ यहां पर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई, और पाई के साथ यहाँ एम और एम के साथ यहाँ पर आर स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये सबसे टॉप पर चली जाएगी। जब ये टॉप पर जाएगी तो कुछ यू बन जाएगी, आर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर साथ में पाई एम और आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप लोगों ने यहां से आर कैलकुलेट करने, आर इधर भी और आर इधर भी है, तो अब क्या करो, एक आर को दूसरे आर के साथ कैंसिल करो, या कैंसिल करने से भी पहले इस इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करो। मजीद ऐसा रीअरेंज होगा, मैं ऐसा करता हूं, जेड ई स्क्वायर साथ में पाई एम आर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू, ये आर उधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये जो वैल्यू है ना, ये जो सारी वैल्यू इक्वेशन तो अभी तक हमने सही किया हुआ है ना, इक्वेशन को साथ में देख लें, इक्वेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, अब तक तो सही है, सही है। तो यहां से क्या करो, आर को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो ये आर इस आर के साथ गया, तो आप लोग के पास आर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर पाई और एम। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग को पता है, वो बराबर है 8.85 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम पर जाउल और पर मीटर। एन जो है ना, एन एन नंबर ऑफ शेल को जाहिर करेगा, यानी पहले शेल है तो पहले शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, दूसरा शेल है तो 2 होगी, तीसरा शेल है तो 3 होगी। यहाँ पर सिर्फ एन जो है ना वो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। एच का आपको पता है प्लांस कांस्टेंट 6.626 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड। जेड प्रोटॉन है यानी 1 है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आप लोग को पता है, पाई की वैल्यू को भी पता है और मास की वैल्यू को भी पता है। ये सारे कांस्टेंट है, लेकिन एक जो वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल कौन है, एक वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर आप लोग के लिए जो है ना वो एन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर विल बी इक्वल टू, एन को मैं एक साइड पर छोड़ देता हूँ एन स्क्वायर को, और यहां से मैं ऐसा करता हूँ एप्सिलॉन नॉट एन, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर पाई और एम। अब यहाँ पर जेड जो है ना, जेड ये हाइड्रोजन के लिए 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के बजाय अगर हीलियम आएगा तो इसके लिए 2 हो जाएगा। चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जेड भी वेरिएबल है लेकिन हाइड्रोजन के लिए 1 है। हीलियम होगा तो उसके लिए 2 होगा, लिथियम होगा उसके लिए 3 होगा। तभी हम कहते हैं ना कि हीलियम का जो डिस्टेंस है ना, रेडियस है, वो हाइड्रोजन से कम है, साइज कम है, क्योंकि जेड डिवाइड हो रहा है, प्रोटॉन नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होती है हाइड्रोजन के लिए। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी तो इस कांस्टेंट को एक फिक्स वैल्यू आती है विच इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई, और साथ में एन के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब एन नंबर ऑफ शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है तो एन की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है तो एन की वैल्यू 2 है। एक शेल से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्या मतलब सर, मैं इधर से आप लोग को समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है, यानी एन की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, ये इतना हो जाएगा। पहले शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के केस में, उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो इतना है। अब दूसरे के अंदर है तो एन विल बी इक्वल टू 2, एन 2 होगा तो आप लोग क्या कर लोगे, आर विल बी इक्वल टू 2 के स्क्वायर क्या हो जाते हैं, 2 के स्क्वायर हो जाते हैं 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, और एन की वैल्यू जब 3 होगी
तो यहाँ से आप लोग n की जगह उसके 3 टाइम इंक्रीज हो जाए। मैं यहाँ से वीडियो को देख लेता हूँ। हाँ, जगह आगे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इधर आप लोग 3 पुट कर लोगे। जिस तरह आप लोग आगे की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का शेल से इंक्रीज होता जाता है, यानी दूर होता जाता है। और कितने दूर होते हैं वो स्क्वायर टाइम इंक्रीज होता है। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है, दूसरे शेल के अंदर है, तीसरे शेल के अंदर है, चौथे शेल के अंदर है, इसी तरह पांचवें शेल के अंदर है, तो दो कंजेक्टिव शेल, जिस तरह इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल और तीसरे शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, तीसरे और चौथे के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस ज्यादा है, चौथे और पांचवें के दरमियान डिस्टेंस और ज्यादा है। क्या मतलब सर? मतलब समझा रहा हूं। ये जो वैल्यू है ना ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट, ये तो सबके लिए क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। लाइट चली गई। इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है और ये दूसरे शेल के अंदर है। अब पहले और दूसरे शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कम है एज कंपेयर टू रेडियस इमंग थर्ड एंड फोर्थ। क्या मतलब सर? देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां से अगर आप लोग देखते हो पहला शेल अगर आप लोग के पास 2 है और दूसरा शेल क्या हो, पहला शेल 1 है उसके लिए 1 है और दूसरे शेल के लिए 4 है। अब अगर आप लोग 4 से 1 को माइनस करते हो तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 3। ये 3 टाइम इसका दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 0.529 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है तो दूसरे के लिए n की वैल्यू 2 होती है, मतलब है ये 4 हो जाएगा। और तीसरे के लिए वो क्या है, वो 9 है। अब आप लोग 9 से 4 को माइनस करोगे तो 5, 0.529 और 5 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस दूसरे तीसरे और जो चौथे के दरमियान हो जाएगा, दूसरे और चौथे के तीसरे के दरमियान हो जाएगा। अब तीसरे और चौथे के दरमियान अगर आप लोग देखोगे तो तीसरे के लिए जो n की वैल्यू है वो 9 आ जाएगी और चौथे के लिए n की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो 7 टाइम हो गया। मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो दो कंजेक्टिव शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। इसी को लेते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।